हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये एनसीईआरटी 11th क्लास की आर्ट एंड कल्चर की बुक सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग 6 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं और आज 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और आप हमारे साथ ये बुक कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम हमारे वीडियो के साथ आप देख सकते हैं 6 क्लास तक। और ये 7 क्लास पढ़ते हैं, 7 चैप्टर पढ़ते हैं भारतीय कांस्य प्रतिमाएँ। मतलब कांस्य प्रतिमाओं का कैसे विकास हुआ, कांसा की प्रतिमाओं का मतलब हम देखते हैं कैसे उनका प्रतिमाएं विकसित हुई। भारतीय मूर्तिकला ने पक्की मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर तराशने उकाड़ने में जितनी कुशलता प्राप्त कर रखी थी, उतनी ही प्रवीणता उन्होंने कांसे को पिघलाने, ढालने और मूर्तियां बनाने में उन्होंने उतना ही कुशलता प्राप्त की। सिंधु घाटी की सभ्यता में मतलब कांसे का मूर्तियाँ मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से बनाना शुरू हो गया था। और उस समय कांसे का ढलाई किस तरह की जाती थी, तो लुप्त लोम तकनीक के द्वारा। और कांसे, तांबा, जास्ता और टीन जैसे धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु का बना होता था। मिश्र धातु को कांसा कहते हैं, तांबा और टीन और जास्ता को मिलाकर। बौद्ध, हिंदू और जैन देवी देवताओं की इसमें कांसे की मूर्तियाँ भी पाई जाती है। इस प्रतिमाओं की काल दूसरी शताब्दी 16वीं शताब्दी तक के है। इनमें से अधिकांश प्रतिमाएं अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये रूप और सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट है और आकर्षक है। इसी के साथ साथ धातु ढलाई की प्रक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे कि पकाने, खाने, पीने आदि के लिए भी मतलब कांसे की ढलाई की जाती थी। और अभिव्यक्ति के लिए भी लुप्त लोम की प्रक्रिया में काम लेते थे। जनजातीय लोग जो थे अपने कला को अभिव्यक्ति करने के लिए लुप्त लोम की प्रक्रिया को अपना काम में लेते थे। और हमें कांसे की मूर्ति पाई गई है, वो मोहनजोदड़ो से पाई गई है। वो प्राचीन कांस्य मूर्ति है और इसका काल जो है 2500 ईसा पूर्व है, हड़प्पा समय का है। और इस जो मूर्ति है वो नाड़ी की है, अंग प्रत्यंग और धर सारणी के रूप में साधारण है। मतलब डांस करती हुई कांसे की मूर्ति है, मतलब नृत्य करते हुए प्रतिमा बना हुआ है। और छोटी छोटी प्रतिमाओं का समूह दैमाबाद, महाराष्ट्र, ये भी मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन का स्थल है दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में पुरातात्विक खुदाइयों से प्राप्त हुआ है। इन प्रतिमाओं का काल 1500 ईस्वी पूर्व बताया गया है। और यहाँ कई रथ की प्रतिमाएं भी उल्लेखनीय है, जिसकी पहिए समान रूप से गोलाकार है, जबकि उसके चालक मानव की आकृति को लंबा बनाया गया है और उसे बैल द्वारा मतलब जुड़े हुए दिखाया गया है। फिर बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थंकरों की अनेक रोचक प्रतिमाएं पाई गई है, जो ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई जाती हैं। और उनकी मूर्तियों को बहुत अच्छे से तीर्थंकर की मूर्तियों को बनाया गया है, जैसे आदिनाथ, वृषभनाथ आदि की प्रतिमा का निर्माण बहुत कुशलता से किया गया है, जिसे उनके कंधों पर फैली हुई लंबी केस लटों से पहचाना जाता है। फिर गुजरात और राजस्थान में भी जैन धर्म के वहाँ तो गढ़ है। गुजरात और राजस्थान में आज भी जैन धर्म के अनुयायी बहुत सारे मिलते हैं। वडोदरा के निकट अकोटा में जैन कांस्य मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं, जिनका काल 5वीं शताब्दी के अंत तक 7वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। ये कांस्य प्रतिमाएं प्रारंभ में लुप्त लोम तकनीक प्रक्रिया से बड़ी सुंदरता से ढाल दी जाती थी और फिर उसमें बाद में चांदी और सोने का, तांबे का उसमें आंखें, मुकुट और वस्त्र बना दिए गए हैं, जिन पर इन आकृतियों को बैठा हुआ दिखाया गया है। कुछ प्रसिद्ध जैन कांस्य प्रतिमाएं बिहार के चौसा में भी मिलते हैं। अब पटना के संग्रहालय में उसे रखा गया है। हरियाणा के हांसी और तमिलनाडु के कर्नाटक में भी ऐसी कांस्य प्रतिमाएं देखने को मिलती है। वडोदरा के पास अकोटा से जो कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई है, उनसे यह सिद्ध हो गया है कि यह 6ठी से 9वीं शताब्दी का है। जो वडोदरा गुजरात में जो जैन धर्म की कांस्य मूर्तियां पाई गई है, उससे यह पता चलता है कि यह 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात तथा पश्चिमी भारत में कांस्य की ढलाई की जाती थी। इनमें से अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ जैसे जैन तीर्थंकरों की हैं।
जैन मूर्तियों का एक नया रूप भी अस्तित्व में आया, जिसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनमें तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह के में प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। मतलब तीर्थंकरों के साथ देवियों और यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो गुप्त और वाक्टक दोनों काल में कांस्य मूर्तियों की विशेषताओं से प्रभावित थी। गुप्त और वाक्टक शासन काल में भी कांस्य मूर्तियां बनाई जाती थी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। मतलब चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी। आदिनाथ तो जैन धर्म के तीर्थंकर है और नेमिनाथ भी जैन धर्म के तीर्थक है और उनके साथ भी स्त्री की मूर्ति बनाई जाती थी। देवी शासन देवी और यक्षिणी की नारी प्रतिमाएं बनाई जाती थी। तो आदिनाथ के साथ शासन देवी चक्रेश्वरी थी। नेमिनाथ के साथ शासन देवी अंबिका थी। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई है, जिनमें बुद्ध को अभय मुद्रा में दिखाया गया है। ये प्रतिमाएं गुप्त काल और उसके बाद के समय यानी 5वीं, 6वीं और 7वीं शताब्दियों में उत्तर भारत, विशेषतः उत्तर प्रदेश और बिहार में ढाली गई थी। इनमें संहति यानी भिक्षु के परिधान वेशभूषा से कंधे को ढका हुआ दिखाया गया है। यह परिधान एक और दाहिनी भुजा से ढके हुए तो दूसरा सिरा बाई भुजा को लपेटे हुए दिखाया गया है। मतलब बुद्ध की प्रतिमा को, और भुजा के बढ़े हुए हाथ से चुनिटी पकड़े हुए हैं। ऊपर का वस्त्र नीचे की ओर टखनों तक चौड़ा घुमाव लेकर फैला हुआ है और संपूर्ण आकृति का निर्माण सुकोमल तरीके से किया गया है। यह आकृति कुषाण शैली की तुलना में अधिक तरुणाई से भरी हुई और समानुपातिक प्रतीत होती है। धानसर खेरा यूपी से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमा में परिधान की तरह मथुरा शैली जैसी ही बनाई गई हैं, यानी उसमें कई गिरते घुमाव मोड़ दिखाई देते हैं। धानसर खेरा यूपी में है, उसमें भी कांस्य प्रतिमाएं जो बनाई गई है वो मथुरा शैली जैसे मिलती हैं। फिर एक विशिष्ट उदाहरण सुल्तानगंज बिहार में भी पाया गया है, जो काफ़ी बड़ा कांस्य प्रतिमा है और इनकी जो शैली है कला, वो परिष्कृत शैली का एक प्रशिष्ट गुणवत्ता का प्रामाणिक उदाहरण है। फोफनार महाराष्ट्र से प्राप्त बुद्ध की वाक्टक कालीन कांस्य प्रतिमाएं गुप्त कालीन कांस्य प्रतिमाओं के समकालीन हैं। जो गुप्त काल में कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी, तो उसी समय एक फोफनार महाराष्ट्र में बुद्ध की वाक्टक कालीन कांस्य प्रतिमाएं पाई गई है और दोनों समकालीन हैं। उनमें ईसा की 3री शताब्दी में प्रचलित आंध्र प्रदेश में अमरावती शैली था, तो उसका दृष्टिगोचर उसमें प्रस्तुत होता है। और साथ ही मतलब अमरावती शैली का उसमें दृष्टिगोचर प्रस्तुत होता है। उसमें भिक्षुओं को वस्त्र पहनने की शैली में काफ़ी परिवर्तन आया दिखाई देता है। बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में स्वतंत्र है, इसलिए वस्त्र शरीर के दाहिने हिस्से से लटका हुआ दिखाई देता है। ये लुप्त लोम तकनीक है, तो इसे लास्ट वैक्स प्रोसेस भी कहते हैं। और इसे कैसे होता है इसको हम बताते हैं। जैसे मोम होता है ना, मोम, तो मोम को पहले मोम से मूर्ति बनाई जाती है, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है और मिट्टी को लेप को सुखाया जाता है। जब वो सूख जाती है तो फिर कहीं से छेद कर, मतलब सूखने पर अंदर का जो मोम था वो पिघल जाता है, तो पिघलने पर उसको हम छेद करके मोम को निकाल लेते हैं। फिर कोई धातु, जैसे कोई भी धातु उसमें भरना है, तो फिर उसमें धातु उसी छेद के सहारे धातु भरते हैं और धातु जब ठोस हो जाती है तो फिर मिट्टी को उसको बाहर से उतार देते हैं, फिर उसको साफ करके चिकना बना देते हैं। इसी तरह लुप्त लोम प्रक्रिया, मतलब कांसे की ढलाई की जाती थी, इसे लुप्त लोम प्रक्रिया कहते हैं।
लॉस्ट वैक्स यानी लुप्त लोप प्रक्रिया कई चरण में होता है। जैसे प्रतिमा को मोम के प्रतिरूप से हाथों से तैयार किया जाता है, फिर इसे मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से बनाते हैं। इसके लिए मोम को आगे में पिघलाते हैं, फिर इस महीन कपड़े में छानकर ठंडे भारी मतलब मोम को साफ करके उसको मूर्ति बनाते हैं। फिर वो ठोस हो जाता है, उसकी पिचकी या भरनी से भरते हैं, जिसमें मोम तार धागे के आकार में आ जाता है। फिर बनाई गई प्रतिमा के चारों ओर मोम के इन तारों को लपेटा जाता है। इसके बाद मिट्टी, रेत और गोबर की लेप की मोटी परत प्रतिमा के चारों ओर लगाते हैं। इसके खुले सिरे पर एक मिट्टी का प्याला बना दिया जाता है, जिसमें पिघली हुई धातु डाली जाती है। उपयोग की जाने वाली धातु का वजन प्रयुक्त मोम से 10 गुना अधिक रखा जाता है। अधिकांशतः यह धातु टूटे हुए बर्तनों को पिघलाकर बनाई गई होती है। जब मिट्टी का प्याले में पिघली हुई धातु उड़ेलते हैं तो उस समय मिट्टी के ढके सांचे को आग पर रखने देते हैं, जिससे अंदर की मोम पिघलती है। धातु नलिकाओं में नीचे की ओर बहती है और मोम की प्रतिमा आकार ले लेती है। धातु ढलाई की समूची प्रक्रिया को एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह गंभीरतापूर्वक संपन्न किया जाता है। मतलब उसी तरह मोम से प्रतिमा बनाए, फिर मिट्टी का लेप चढ़ाए, मिट्टी का लेप सुखाए, फिर सुखाने पर अंदर का मोम पिघलेगी तो फिर उसको छेद के सहारे मोम निकाल लेंगे, फिर उसमें धातु डालेंगे और ठोस हो जाएगी तो उसको साफ कर देंगे और मिट्टी को परत हटा देंगे। इस तरह कांसे की ढलाई होती थी। इसमें यही है, इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और सोने का भी मिश्रण धातु का प्रयोग होता था। आकृति के टखनों के स्तर पर लटका हुआ वस्त्र स्पष्टता वक्र रेखीय मोड़ बनाता है। यह बुद्ध की प्रतिमा के बारे में मतलब यह प्रस्तुत किया गया है। गुप्त और वाक्तक कालीन कांस्य प्रतिमाओं की अतिरिक्त विशेषता यह है कि यह सुबाध है और बौद्ध भिक्षुक इन्हें व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए अपने साथ कहीं ले जा सकते थे अथवा बौद्ध विहारों में कहीं भी स्थापित कर सकते थे। इस प्रकार पुरानी शैली के परिष्कार का प्रभाव भारत के अनेक भागों में और भारत के बाहर भी एशियाई देशों में भी फैल गया। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में भी बौद्ध देवताओं तथा हिंदू देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी। इनमें से अधिकांश मूर्तियां 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी की बनी पाई गई हैं। 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी में हिमाचल प्रदेश में भी बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी, लेकिन दूसरे क्षेत्रों से इनकी तुलना करें तो इसमें कुछ अंतर दिखाई देगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह परिवर्तन यह पाया गया कि विष्णु की प्रतिमाएं नाना रूपों में बनाई जाने लगी। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती थी। यह व्यूह सिद्धांत पर आधारित है। चतुरानन विष्णु को वैकुंठ विष्णु या वैकुंठ वासु विष्णु भी कहते हैं और कश्मीर में इनकी पूजा होती थी। विष्णु की चतुरानन मूर्ति का मध्यवर्ती एक केंद्रीय मुख वास्तुदेव का होता है और बाकी 2 मुख नरसिंह और वराह के होते हैं। नरसिंह अवतार या महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियां में अत्यंत प्रचलित एवं लोकप्रिय है। ये कांस्य प्रतिमाएं जो पाई गई वो हिमाचल प्रदेश की है, जो यहाँ दिखाया गया है। ये विष्णु की मूर्ति हैं। फिर नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासन काल के दौरान कांसों की ढलाई की जाती थी और 9वीं शताब्दी में बंगाल क्षेत्र में मतलब बंगाल बिहार में मतलब कांसे की ढलाई का वहाँ पर अस्तित्व में आई। और कुछ शताब्दियों बाद नालंदा के पास कुर्कीहार में मूर्तिकार गुप्त कला की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल हो गए। और इस समय जो प्रतिमा बनाई गई थी उसमें चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है और ये प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। अब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी, जो बौद्ध धर्म का व्रजयान शाखा के मतलब पहले बौद्ध को सांकेतिक मुद्रा में दिखाया जाता था, उसके बाद मूर्ति बनाया गया, उसके बाद कुछ वर्जयान शाखा आया तो पूजा भी की जाने लगी। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियाँ अत्यंत लोकप्रिय हो गई। इन मूर्तियों में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है, उनके साथ एक टेढ़ी कमल नाल उगी हुई दिखाई गई है और उनका दाहिना हाथ जो है अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है।
कांस्य ढलाई की तकनीक और परंपरागत देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाने का कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया। मतलब जब मध्यकाल के स्टार्ट हुआ तो दक्षिण भारत में कांस्य की मूर्तियां बनाई जाती थी। जैसे पल्लव काल में 8वीं और 9वीं शताब्दी में बनाई गई कांस्य प्रतिमाएं बहुतायत में मिलती है। और उसी तरह 10वीं से 12वीं शताब्दी में जब चोल वंश आया तो उनके शासनकाल में भी अत्यंत सुंदर और उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई। कांस्य प्रतिमाएं बनाने की उत्तम तकनीक और कला आज भी दक्षिण भारत विशेष रूप से कुंभकोणम में प्रचलित है। आज भी देखने को मिलती है कांस्य से बनाए हुए प्रतिमा कुंभकोणम में प्रचलित हैं। तथापि 10वीं शताब्दी में इस कला के अन्य संरक्षक रहे जिनमें चोल वंशीय विधवा महारानी सेवियन महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और एक कांस्य की मूर्ति है भगवान मतलब शिव की, और नटराज मूर्ति ये विशेष रूप से चर्चित रहती है। नटराज मूर्ति दिखाया गया, देखिए नटराज पेंसिल पे भी रहता है इस तरह चित्र इनका रहता है। इन प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप में खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपसामार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंग त्रासित की स्थिति में अपनी बाएं टांग उठाए हुए हैं। मतलब दाहिने टांग पे वो मतलब सहारा लिए हुए बाएं को उठाए हुए हैं। और तिरुभाव यानी भक्त के मन की माया और भ्रम का पर्दा हटाने का घोतक दिखाया गया। त्रिभंग मुद्रा में डांस करते हुए दिखाया गया। उनका दाहिने हाथ अभय अस्त की मुद्रा में है। अभय मतलब हाथ को ऐसे आशीर्वाद देते हुए हैं। और उनकी दायां हाथ डमरू मतलब दायां हाथ डमरू जिनका प्रिय वाद्य है, डमरू बजाते थे, पकड़े हुए लालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी बायां दोलहस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभ्यस्त मुद्रा से जुड़ी हुई है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई है और उस पर वृत्ताकार ज्वाला को छू रही हैं, जो नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए हैं। नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में पूर्ण रूप से हो चुका था। उसके बाद इस जटिल कांस्य प्रतिमा के नाना रूप तैयार किए गए। शिव को इस ब्रह्मांड युग कहा गया। मतलब एक ज्वाला के रूप में हाथ में दिखाया गया। नटराज को के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में हुआ है। और इसके बाद जटिल कांस्य प्रतिमाएं नाना रूप से तैयार किए गए। शिव को एक ब्रह्मांड युग यानी वर्तमान विश्व के अंत के साथ जोड़ा जाता है। और उनकी यह तांडव नृत्य की मुद्रा भी हिंदुओं की पुराण कथा के इस प्रसंग से ही जुड़ी हुई है। पुराण कथा से ही जुड़ी है मूर्तियाँ। और अनन्य भक्त के दृष्टिगत जगत में सदा इस नृत्य मुद्रा में उपस्थित रहते हैं। यह पौराणिक कथा चिदम्बरम से जुड़ी है, इसलिए शिव को विशेष रूप से इसी रूप में पूजा किया जाता है। चिदम्बरम में से जुड़ी है इनकी कहानी, तो कथा तो इनकी चिदम्बरम के रूप में पूजा की जाती है। इसके अलावा शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। फिर 8वीं शताब्दी की पल्लव कालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव को मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 8वीं शताब्दी में जब पल्लव शासन काल हुआ उस समय भी शिव की मूर्तियाँ मतलब उल्लेखनीय हैं। इसमें शिव को अर्धपर्यक आसन में एक टांग को झुलाते हुए बैठा हुआ दिखाया गया। देखिए आसन पे एक टांग को नीचे हुए झुलाते हुए दिखाया गया है पल्लव काल में। और उनका दाहिना हाथ आचमन मुद्रा में है। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता और संहारता भी माना जाता है। मतलब हिंदू में शिव को पूरा मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता और संहारता माना जाता है। यह सब प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया। मतलब नटराज की जो प्रतिमा बनाई गई है उसमें हर रूप को शिव की हर रूप को उसमें दिखाया गया है। और शिव की नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। इसके बाद भी उनकी इस स्वरूप की भिन्न भिन्न कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती रहीं। तमिलनाडु के तंजौर में शिव प्रतिमाओं को नाना रूप विकसित हुए। इन संदर्भ में 9वीं शताब्दी के कल्याण
सुंदर मूर्ति रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें प्राणी ग्रहण यानी विवाह संस्कार को दो अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव को वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती वधू को दाहिने हाथ में स्वीकार करते हुए पार्वती के मुख पर लज्जा भाव की अभिव्यक्ति दर्शाएगी। मतलब विवाह का दृश्य दिखाया गया है। अर्ध नारी से मतलब आधा जो शरीर है वो पुरुष का, आधा शरीर स्त्री का। उसमें शिव और पार्वती को सम्मिलित रूप से अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। पार्वती की अनेक छोटी बड़ी सुंदर और स्वतंत्र मूर्तियाँ भी मिलती हैं। मतलब शिव के साथ में पार्वती की मूर्ति हैं और अलग भी मिलती हैं, जिनमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। 16वीं शताब्दी के दौरान, जिनमें आंध्र प्रदेश के विजयनगर काल था उस समय 16वीं शताब्दी में, तो मूर्तिकारों ने अपने राजसी संरक्षण की स्मृति में शाश्वत बनाए रखने के लिए प्रतिमाएं बनवाई। उस समय भी 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य जब अस्तित्व में आया तो उस समय भी इन शासकों ने संरक्षण के लिए, यादगार के लिए मूर्तियाँ को बनाते थे। तिरुपति में कांस्य की आदम कद प्रतिमाएं बनाई गई, जिनमें कृष्णदेव राय को अपनी दो महारानियों तिरुमालंबा और चित्र देवी के साथ प्रस्तुत किया गया है। मूर्तिकार ने उनके वास्तविक चेहरों को विशेषताओं को कुछ आदर्श तत्वों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की यह भावना शरीर की अन्य अंगों के प्रसंग में भी दिखाई देती है, जिसमें शरीर रौबदार एवं शानदार प्रतीत होता है। मूर्ति के रूप में खड़े हुए राजा तथा रानियों की प्रार्थना करते हुए भी दिखाया गया और उनके साथ नमस्कार मुद्रा में दिखाया गया। ये पढ़ लिए 7 चैप्टर और 8 एक चैप्टर है, उसके बाद शब्दावली है और कंप्लीट कर लेंगे कल। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। 11th 12th का ही NCERT का दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। कुछ भी हो सकता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो NCERT का मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो हम सोच रहे थे ये ज्योग्राफी स्टार्ट कर दे। 11th का 2 बुक आती है 11th का, बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो उसको पढ़ लिया जाता हूँ इसको कंप्लीट करने के बाद। थैंक यू। अब बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए, बुक कंप्लीट कर